नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, जो क्लासेज जो लगातार चल रही थी उनमें कुछ बाधा आप सबको लगी और निश्चित रूप से लगनी भी चाहिए। जब स्टूडेंट एक्टिव है तो दिक्कत तो आ ही सकती है, उसको लगेगा कि अब क्लासें नहीं आ रही, क्या बात है। मैं अगर इसका स्पष्टीकरण दूँ तो मैं इतना दूंगा कि क्लासें नहीं आ रही ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, क्लासें आ रही थी। दूसरी बड़ी बात, बैक टू बैक दो शब्द जो है विद्यार्थियों के द्वारा रखे गए आज। एक तो बैक टू बैक कि सर लगातार क्लास आनी चाहिए, और दूसरी कि सर 15 मिनट क्लास लेते हैं 24 घंटे में, तो गुरु जी तो पढ़ाते तो है नहीं। तीसरी बड़ी बात कि सर हमारा कोर्स कंप्लीट करा दो फटाफट, फिर उसके बाद में हम सब कुछ संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस प्रकार की बातें जो है वो कही गई कि हमारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, वो जल्दी होना चाहिए। आप सब की बातें सही हैं, किसी की बात गलत नहीं है। आप गलत हो ही नहीं सकते, मैं बार बार कहता हूं आप गलत नहीं हो सकते। लेकिन अब बात यह आती है कि मैं कहाँ गलत हूँ, वो भी तो समझे। देखो ऐसा है, दो तीन चीज़ों को आप समझो। पहली बात यह कि जब मैंने ये कहा ना कि मैं कोर्स लॉन्च किया है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कोर्स की शुरुआत की है, बना करके नहीं रख रखा। ठीक है ना, कि भाई मैं अब आप आ गए साहब, ये लो सारा का सारा मैटर और अब पढ़ लो, और पढ़ करके फिर आ जाओ हम जो है टेस्ट वेस्ट देते हैं। हकीकत ये है कि बहुत से विद्यार्थियों की तैयारी बिल्कुल जितना मैंने पढ़ा दिया ना वो भी तैयार नहीं है उनका। अब ठीक है, वो उनका विषय है, उनको ऐसा लगता है कि थन का है मतलब मैं पढ़ा चाहे न पढ़ा, है कि नहीं। आपको वही सीधी बात है, पैसे दिया है पढ़ाओ आप, तो मैं पढ़ा चाहे न पढ़ा, मान तो कोर्स चाहे। ये एक विषय हो सकता है, ये एक सोच हो सकती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जब हमने प्लेटो और अरस्तु पढ़ा था ना, तो उनका मैटर ज़्यादा था। उनकी क्लासें भी आपने देखी, 10-10 क्लासें थी। और अब जो क्लास आई है वो क्लास निश्चित रूप से जो है वो 3 क्लास है। तीसरी क्लास में आज कौटिल्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बड़ी बात जो है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप इस बात पर चिंता कम कीजिए कि आपका कोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप जरा सी थोड़ी सी किस बात पर चिंता कर लो कि आपको कुछ याद है या नहीं है, वरना कुछ नहीं है। बर्डन अब नहीं, बर्डन बाद में पड़ जाएगा जब क्लासें हो जाएंगी। एक एक घंटे क्लास के लिए जो आप कह रहे हो ना कि एक एक घंटे क्लास दे दो, फिर उसके बाद हमारे पर बर्डन नहीं पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। 1 घंटे क्लास बड़ी बात होती है, याद ये नहीं हो रही तुम्हारे, और फिर वो 1 घंटे की क्लास वाला जो सिस्टम है ना, वो राम कहानी गा के जाता रहूँगा ना मैं, कोई मतलब नहीं उसका। हर चीज़ याद होने की और माइंड की कंट्रोल कैटेगरी में भी आनी चाहिए। लेकिन कोई नहीं, अब मैं जो है आपको कहता हूँ कि मैं 1-1 घंटे क्लास दूंगा आपको, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। जब आपकी दिक्कत नहीं तो मुझे दिक्कत कहाँ है, मुझे तो बढ़िया बात है। देखो आपको बताऊँ कि मेरे को लिए बढ़िया क्या है, मेरे लिए एक ही मैं 1-1 घंटे दे करके कंप्लीट करा करके छुट्टी, यही हुआ। फिर बाद में रही बात प्रैक्टिस की, तो जितना हो सकेगा तो यूट्यूब पे कराऊंगा। वो तो मैंने ये भाई ये तो कहा है नहीं कि ऐप पर ही कराऊंगा प्रैक्टिस, तो वो तो जहाँ जितनी हो सकेगी, बाकी तो यूट्यूब पे करानी है फिर प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस कराता रहूंगा। मैं भी कोर्स कंप्लीट करा के छुट्टी कर देता हूँ। आप थोड़ा सा विचार करना कि नुकसान किसका होने वाला है। मैं स्पीडली, मैं तो कोर्स कराने की बात आ जाएगी तो फिर तो मैं कोर्स ही कराऊंगा, और जब कोर्स कराऊंगा तो फिर मैं इतना ध्यान क्यों दूंगा कि आपको क्या तो याद होना चाहिए, कितना याद होना चाहिए। और उसके लिए जो सेलेक्टिव मैटर्स जिसके मैं पूरा दिन लगा देता हूँ सिलेक्शन के अंदर, मैटर सिलेक्शन में, वो सिलेक्शन जो है छोड़ करके जो है उसको, चलो ठीक है, जो और टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं दुनिया भर की राम कहानी वो मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारे क्या याद होगा इसके लिए मुझे मत कहना। जो एक शब्द में 4 शब्द लेकर के और बढ़िया जो है चीज़ों को उठा करके सिलेक्शन लेकर के, और चीज़ें जो हैं वो कम शब्दों में ज़्यादा मैटर, एक बड़ी बात होती है कम शब्दों में ज़्यादा मैटर। ऐसा नहीं शब्द खूब सारे हैं, राम कहानी लिखी हुई है उसमें से सेलेक्ट फिर तुम करते रहो। यहाँ जो मैं बताता हूँ एक एक शब्द मोती वाला होता है, एक एक शब्द की इंपॉर्टेंसी होती है। ठीक है ना, तो कोई नहीं, एक बार मैं क्लासे वो देख के बता देता हूँ जो दी जा रही हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से पढ़ लेते हैं, 1-1 घंटे वाला सिस्टम पढ़ के देख लेते हैं। पिछली क्लास जरूर 15 मिनट की रही, वो तो मुझे ही मालूम है, वो परिस्थिति मैंने आपको बताई थी, कारण था उसका। ठीक है, बाकी 15 मिनट की तो कभी क्लास देता ही नहीं, लगभग 25-30 मिनट के आसपास क्लासें होती हैं। 25 मिनट की 20 मिनट की क्लासें तो होती ही होती है, और वो पर्याप्त होती है आपके लिए, क्योंकि आप उसको भी तैयार नहीं कर रहे हो। बड़ी चिंता की विषय है ये। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, आज कौटिल्य पूरा होगा। ठीक है ना, वो तो वैसे भी होना था लेकिन अब तो नहीं होगा, तो भी कराऊंगा आज तो। ठीक है ना, और उसके बाद में हम देखते हैं। ठीक है, कि देखते नहीं हो फिर मैं उसके बाद 1-1 घंटे का फ्री लूंगा आपका मैं, और आपका कंप्लीट कोर्स करा करके छुट्टी करता हूँ। यही चाहते हो ना आप, तो छुट्टी करो, फिर यही होगा। और तो क्या है, फिर आपको जल्दी हो रही तो फिर मुझे क्यों जल्दी नहीं होगी, मैं तो खुद चाहता हूँ। फिर उसके बाद में मेरा अगला पेज कोई नया नेट का कुछ और
नया प्रोग्राम देखूंगा आपसे फ्री, और क्या, यही है। आप लोगों ने इसको ये देख लिया कि 1000 रुपये में हमने दे दिया फटाफट लेकर के छुट्टी। अरे मैंने ये 1000 रुपये क्यों रखे थे, ये भी सोचे क्या तुम लोगों ने कभी? समझो, विचार करो कि हमें तैयारी करनी है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें स्पीड दौड़ना है, तो अब तुम स्पीड दौड़ो, ठीक है ना। जो है मास्टर के मास्टर बन जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट मान करके चलिए और अच्छे से मान के चलिए कि देखो बिना चीज़ें याद हुए कुछ नहीं है, भाग लो चाहे कैसे भी। और मेरे भी क्या दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ ना, दौड़ना मेरे को भी आता है, बस दौड़ नहीं रहा, ठीक है ना। मैं चल रहा हूँ, तो चले अब आज से दौड़ना, ठीक। चलिए दौड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौटिल्य के परराष्ट्र सिद्धांत की जब बात करें, परराष्ट्र संबंधी विचारों की, तो इसमें सबसे पहले 4 उपाय की हम जब बात करें, उसमें साम, दाम, दंड और भेद, 4 उपाय जो है वो किसने बताए थे? कौटिल्य ने बताए थे। और निश्चित रूप से आप सबने सुने हैं, ये कोई नए शब्द नहीं है। साम, दाम, दंड, भेद बराबर सुने हैं। साम अर्थात समझाना, इसमें भी कोई नया शब्द नहीं है। साम समझाना, दाम, दाम यानी पैसा, तो वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, धन देकर मनाना। और दंड यानी आक्रमण करना। और उसके बाद भेद, भेद का मतलब फूट डालना। तो इस प्रकार से साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 चीजें जो हैं 4 उपाय के रूप में जो है वो मानी जाती हैं। अर्थात साम यानी समझाना, दाम यानी धन देना, दंड यानी आक्रमण करना, भेद अर्थात फूट डालना। ये 4 चीजें क्या थी? उपाय के रूप में किसने बताई? कौटिल्य ने बताई। आसानी से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना ध्यान रखना इसमें बस कि इनको बोलते उपाय हैं। क्या बोलते हैं इनको? उपाय। एग्जाम में प्रश्न पूछते समय ये गड़बड़ मत कर देना आपकी ये चीज क्या है। साम, दाम, दंड, भेद तो सबको याद है, लेकिन ये बताए कि थे क्या, तो ये कौटिल्य द्वारा बताए गए 4 उपाय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बताए गए उपाय थे, ठीक है। चले नहीं दौड़े, चलिए दौड़ते हैं आगे। राजदूत व्यवस्था, राजदूत व्यवस्था की जब हम बात करें तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। राजदूत व्यवस्था में कौटिल्य अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण, यानी पहले अधिकरण की बात हो रही है। अधिकरण पहला और अध्याय 15वां। पहला अधिकरण 15वें अध्याय में राजदूत व्यवस्था की बात किसने की थी? कौटिल्य ने की थी, ठीक। उसके ऊपर प्रकाश डाला और उसमें बताया क्या उसने? वह राजदूत को राजा का मुख मानता है। राजदूत यानी राजा का मुख, ठीक। कौटिल्य के अनुसार राजदूत 3 प्रकार के होते हैं। राजदूत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला निसृष्टि राजदूत, दूसरा परिमितार्थ निसृष्टि, दूसरा परिमितार्थ और तीसरा शासनहार। तीनों को याद रखना भाई, ये तीनों नाम बहुत जरूरी है, ठीक है। कौन कौन से? निसृष्टि, परिमितार्थ और शासनहार। इनकी व्याख्या के बारे में तो शायद पूछे नहीं पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा वो आपसे कि निम्न में से कौटिल्य द्वारा बताए गए राजदूतों के जो प्रकार हैं वो कौन से नहीं हैं? तो निसृष्टि, परिमितार्थ और शासनहार, ये 3 क्या नहीं है? 3 क्या हैं? राजदूतों के नाम हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या नाम है? निसृष्टि, निसृष्टि मतलब क्या है? ऐसे राजदूत जो पूर्ण अधिकार संपन्न होते हैं। निसृष्टि मतलब सृष्टि में उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो सबसे ऊपर है, निसृष्टि, ठीक है। सृष्टि में उनके सामने कुछ नहीं, सब कुछ उनके पास। फिर आता है परिमितार्थ, परिमितार्थ यानी सीमित उत्तरदायित्व। परिमित यानी सीमित, परिमित यानी सीमित, ठीक है। तो सीमित जिनका उत्तरदायित्व है, सीमित उत्तरदायित्व का निर्वाह करने वाले परिमितार्थ। फिर आता है शासनहार, शासनहार यानी ये राजदूत केवल राजा का संदेश, शासन यानी राजा, तो शासनहार यानी राजा का संदेश पहुंचाने वाले, एक देश से दूसरे देश में राजा का संदेश पहुंचाने वाले शासनहार, ठीक है, केवल शासन की बात। परिमितार्थ सीमित उत्तरदायित्व, परिमित यानी सीमित। निसृष्टि, निसृष्टि यानी सृष्टि में संपूर्ण अधिकार उनके पास। इस प्रकार 3 प्रकार के राजदूत बताए, निसृष्टि, परिमितार्थ और शासनहार। बात करें कि वो राजा का मुख मानता है, कौन मानता है? किसको मानता है? कौटिल्य राजदूत को मानता है। क्या? राजा का मुख, याद रखना। अगली बात, ये बताया कहाँ था राजदूत व्यवस्था के बारे में? पहला अधिकरण और 15वां अध्याय, इसके अंदर बताया था। याद हो गए होंगे मेन महत्वपूर्ण फैक्ट। पहला अधिकरण, 15 अध्याय, राजा का मुख, निसृष्टि, परिमितार्थ और शासनहार। क्लियर? चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कि कौटिल्य 3 प्रकार के युद्ध की चर्चा करता है। कितने युद्ध बताता है? 3 प्रकार के युद्ध बताता है। सबसे पहला जो युद्ध है, ठीक है, वो युद्ध है प्रकाश अथवा धर्म युद्ध, यानी वह युद्ध जो धर्म की दृष्टि से सही है, बेस्ट है, ठीक है। इसमें पूर्ण तैयारी के साथ विधिवत रूप से घोषित युद्ध होता है, मतलब पहले से घोषित होता है भाई कल युद्ध करेंगे या 10 दिन बाद युद्ध होने वाला है,
पूरी तैयारी होती है, विधिवत सिस्टमेटिक रूप से सूर्य उगेगा तब युद्ध शुरू करेंगे, सूर्य की एंडिंग पे युद्ध समाप्त कर देंगे, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती थी। इसमें दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध स्थल पर नियमानुसार संघर्ष करती हैं पूरे सिस्टमेटिक रूप से, ठीक है ना, नियम के अनुसार। किसके अनुसार? नियम के अनुसार क्या करती है वो? संघर्ष करती है, युद्ध लड़ती है। कूट युद्ध, छल कपट, अग्निदाह आदि तरीकों से किया गया युद्ध जो है वो क्या कहलाता है? कूट युद्ध कहलाता है। कूट युद्ध की बात हो रही है। पहला युद्ध कौन सा? प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध यानी धर्म युद्ध, अर्थात अकॉर्डिंग टू सिस्टम, पूरा धर्म के अनुसार। दूसरा कूट युद्ध यानी कूटनीति वाला युद्ध, इसमें छल कपट हो जाएगा, अग्निदाह आ जाएगा। अग्निदाह का मतलब वो देखा ना बाहुबली फिल्म के अंदर, वो कपड़ा फेंकता है और उसके साथ में वो आग जाती है, वो तीर चलाता है और फिर उसके ऊपर, ठीक है, केरोसिन से भरे हुए कपड़े पर, वो अग्निदाह। उस प्रकार के युद्ध जो थे ना, ये उस समय हुआ करते थे। तो ये कैसे थे? कूट युद्ध कहलाते थे, कूटनीतिक युद्धों के अंदर आते थे। फिर आता है तूष्णीय युद्ध। तूष्णीय युद्ध की बात करें तो ये निकृष्ट प्रकार के थे, और इसके अंदर क्या होता था कि सेनाओं के ऊपर विष चलाया जाता था। क्या चलाया जाता था? सेनाओं के ऊपर विष जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता था, मतलब तीर के विष लगा करके छोड़ाता था। अब इसमें कूट युद्ध में और इसमें अंतर क्या है? कूट युद्ध में मालूम रहता था कि भाई कूटनीति चल रही है, जो हो रहा है वो कैसे कैसे छल कपट हो रहा है, वो सबकी जानकारी रहती थी। लेकिन ये जो तूष्णीय युद्ध था ना, इसमें जानकारी नहीं रहती थी कि हमारे साथ किस प्रकार का जो है गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। जो विष से भरी हुई जो तीर आएंगे, अब क्या मालूम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उस प्रकार की बातें, ये निकृष्ट प्रकार का युद्ध था, ठीक है। कहने का मतलब ये कि तूष्णीय युद्ध में छल कपट बहुत उच्च कोटि का था। कहने का मतलब ये कि बहुत गंदा युद्ध था। और कूट युद्ध में गड़बड़ तो थी, लेकिन कह के थी कि वे गड़बड़ करेंगे। और पहला जो था वो प्रकाश युद्ध, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती थी। शांतिपूर्वक जो युद्ध होता था, युद्ध का रूप ही था। शांतिपूर्वक का मतलब ऐसे नहीं कि युद्ध करते ही नहीं थे, युद्ध तो था ही, कि तलवारों से ही था, जो भी इनके हथियार थे उनसे होता था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस युद्ध की जो प्रकाश युद्ध था वो कानूनन, यानी एक शब्द लिया गया है नियमानुसार। जो नियम बने थे ना युद्ध के, पहले युद्ध से पहले बैठ करके नियम बनते, फिर युद्ध होता, जैसे महाभारत में हुआ था, तो वो नियमानुसार। फिर हालांकि उसमें नियम टूटे सारे, वो अलग विषय होता है। लेकिन एक बार सिस्टमेटिक रूप से नियम बनकर के युद्ध शुरू हो तो उसे कहते हैं प्रकाश या धर्म युद्ध। फिर कूट युद्ध के अंदर कूटनीतिक चालें होती हैं जिनका दोनों पक्षों को मालूम होता है। और तीसरा होता है तूष्णीय युद्ध। तूष्णीय युद्ध में कूटनीतिक चालें होती है और खतरनाक होती है, बहुत बुरी स्थिति में होती है, दोनों को ही नहीं मालूम होता कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो 3 प्रकार के युद्धों की बात उसने कही। कौन कौन से? प्रकाश या धर्म युद्ध, कूट युद्ध, तूष्णीय युद्ध, ठीक है। 3 प्रकार के युद्ध की बात कही। कौटिल्य प्रकाश को उचित बताता है, ध्यान रहे इस बात का, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कौटिल्य प्रकाश युद्ध को, यहाँ प्रकाश युद्ध है भाई, ठीक है, प्रकाश युद्ध को क्या बताता है? वो उचित बताता है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आती है, ये तो हो गया, नेक्स्ट बात आती है अपनी कि कौटिल्य पहला राजनीतिक दार्शनिक है जिसने गुप्तचर व्यवस्था, यानी अब जो हम बात करेंगे गुप्तचर व्यवस्था की, अब किसकी बात स्टार्ट करेंगे अपन? गुप्तचर व्यवस्था के संबंध में चर्चा करेंगे। तो कौटिल्य पहला राजनीतिक दार्शनिक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय राजनीतिक दार्शनिकों में पहला राजनीतिक दार्शनिक है जिसने गुप्तचर व्यवस्था को सरकार का आवश्यक अंग बताया। जिसने गुप्तचर व्यवस्था जो है उसे सरकार का महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग जिसने बताया, ऐसा पहला दार्शनिक है कौन? कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण के 10वें और 11वें 2 अधिकरण, 2 अध्याय हैं। पहला अधिकरण चल रहा है, ये बात तो स्पष्ट पहले ही हमने पढ़ ली। क्या देखो, पहले अधिकरण में क्या गुप्तचर व्यवस्था पहले अधिकरण में है। और अभी अभी हमने एक बात पढ़ी है, क्या? युद्ध व्यवस्था या राजदूत व्यवस्था, परराष्ट्र नीति बोल सकते हो उसे। इसके संबंध में हम जब परराष्ट्र की जो बात कर रहे हैं वो भी किस अधिकरण में है? पहले अधिकरण में। तो पहले अधिकरण में परराष्ट्र संबंध भी है और परराष्ट्र संबंधों में युद्ध आता ही आता है, तो वो उसी में आ गए। और उसके बाद में जब हम बात कर रहे हैं राजदूतों की, तो राजदूत भी किस में आएंगे? राष्ट्र संबंधों में आते हैं। तो इस प्रकार गुप्तचर व्यवस्था जो है वो भी क्या है? पहले अधिकरण में ही है। यानी एक बात समझ लो कि जब भी एक देश के दूसरे देशों से संबंधों की बात है तो वो सारी किस में है? पहले अधिकरण में, ठीक। अब इसमें जो गुप्तचर व्यवस्था की बात हो रही है तो वो 10वें और 11वें अध्याय में है। 10 और 11 में क्या है? गुप्तचर। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, किस अध्याय में क्या है, ठीक। अब ये बात कहते हो कि हम तो याद कर लेंगे, तो ये मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि मेरे पास जो विद्यार्थी जुड़ने वाले थे वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इस बेस पे जुड़ेंगे कि सर हमें याद भी करवाया जाएगा और हम अच्छे से याद करेंगे। इस कारण से मैं धीरे चल रहा था कि याद होता रहे।
अब लेकिन विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि हम तो सब इंटेलिजेंट है और बहुत कुछ याद हमें हो रहा है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर तो बहुत स्पीड चलना चाहिए मुझे। तो 10वें और 11वें अध्याय में गुप्तचर के कितने भाग बताए उसने? 2 भाग बताए। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था के जो भाग बताए वो कितने बताए? 2। और कौन से? 10वें में और 11वें में। और अधिकरण कौन सा? पहला। अब उसमें पहला स्थायी गुप्तचर, सबसे पहले गुप्तचर कौन से? स्थायी। और दूसरे भ्रमणशील गुप्तचर। कौटिल्य स्थायी गुप्तचर के कितने प्रकार बताता है? 5। भाई 2 प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था है, कौन कौन सी? स्थायी और भ्रमणशील, दो तो हैं। अब दोनों में से जब बात की जाती है कि कौटिल्य जो है वो स्थायी गुप्तचर व्यवस्था के 5 प्रकार बताता है। कितने प्रकार बताता है वो? 5। भाई स्थायी तो है लेकिन उससे कितने प्रकार हैं? तो स्थायी के कितने प्रकार हो गए? 5। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो नीचे आपके दे रखे हैं। वो 5 कौन कौन से हैं इनको याद रखना। अस्थायी के प्रकार याद नहीं रखने, लेकिन स्थायी के याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले कापाटिक, दूसरा उदास्थित, तीसरा गृहपतिक, चौथा वैदेहिक और 5वां तापस। ये 5 आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कौन सा हुआ? काप्टिक। काप्टिक में क्या होता है कि एक कपड़ा पहनते वो विद्यार्थी होते, बस एक कपड़ा पहन कर पार्टी हाथ में लेकर के, उस प्रकार एक काप्टिक थे वो। तो वो विद्यार्थी थे। उनमें कौन थे? विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाले, और वो लोग काप्टिक कहलाए। ठीक। दूसरा उदास्थित। उदास्थित कौन थे? जो उदासीन रहते, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, ठीक है, वो उदास्थित। तो उदास्थित में सन्यासी, सन्यासी की वेशभूषा। सन्यासी को क्या चाहिए? वो उदासीन है, किसी कुछ परिवार से कोई मतलब नहीं, किसी और से कोई मतलब नहीं, सन्यासी ये सब कुछ छोड़ चुका, तो वो उदास्थित कहलाएगा। पहला कापाटिक यानी कपड़ा, एक कपड़ा और एक पाटी हाथ में लेकर के चले, वो कापाटिक यानी विद्यार्थी। उदास्थित यानी पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, उदासीन यानी सन्यासी। तो उदास्थित में कौन से? सन्यासी के रूप में जो गुप्तचर होते थे वो उदास्थित। तीसरे गृहपतिक, जो गरीब किसान की वेशभूषा। अब ये भाई ज़्यादातर क्या थे? किसान। तो गरीब किसान हो गया, तो वो घर की तरह हो गया कि घर में रहने वाला, घर का पति जो है उसके प्रकार का गुप्तचर। गृहपतिक यानी घर में जैसे पति होता है, यानी घर का जो स्वामी होता है, उस प्रकार का गुप्तचर गृहपतिक। तो कापाटिक यानी स्टूडेंट, उदास्थित यानी ब्रह्मचारी या सन्यासी, गृहपतिक यानी घर के अंदर जो मालिक है वो। तीसरा हो गया। चौथा वैदेहिक। वैदेहिक मतलब क्या है? गरीब व्यापारी की वेशभूषा, यानी व्यापारी तो है वो, लेकिन वो गरीब रूप में है। अगर ध्यान रखें तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि व्यापारी के रूप में। ठीक है, व्यापारी के रूप में रहने वाला कौन? वैदेहिक। वैसे व्यापारिक, वैसे वैदेहिक। ठीक है। फिर तापस। तापस तांत्रिक, तैसे तांत्रिक तैसे तापस। तापस तांत्रिक याद रख जाएगा। तो अब आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? एक साइड में दे देंगे इनके गुप्तचरों के नाम और दूसरी साइड में उनके काम, ठीक है, और फिर आप सुमेलित करो। इस प्रकार का प्रश्न आपका इसमें बनेगा। ठीक है, जैसे दिया है ना मैंने, ऐसे कैसे प्रश्न बनेगा, सुमेलित करना होगा। तो ये तो कौन से थे? स्थायी गुप्तचर। अब बात आती है कौन से? भ्रमणशील गुप्तचरों की। भ्रमणशील गुप्तचरों की जब हम बात करते हैं तो उनमें आपको उनका ये याद नहीं रखना कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि कोई निश्चित प्रकार नहीं थे। भ्रमणशील थे तो भाई, भ्रमणशील या संचार प्रकार के जो गुप्तचर थे ना, ये फिक्स नहीं थे, ये तो घूमते रहते थे, तो इनको कोई भी प्रकार बन सकता था। लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार इनके प्रमुख रूप से दिखाई देते थे। 4 प्रकार से लोग अपना वेशभूषा बदलते रहते थे। पहला स्त्री गुप्तचर, जो कि दिखाई देते थे, हालांकि इनकी ज़्यादा हो सकते हैं, इनसे भी ज़्यादा प्रकार के थे गुप्तचर। ठीक है ना। पहला स्त्री गुप्तचर, दूसरा तीक्ष्ण गुप्तचर, दूसरा तीक्ष्ण, तीसरा रसद, और चौथा जो था वो था परिव्राजक, परिव्राजिका। तो 4 प्रकार के हुए। अब इनको ध्यान समझना। सबसे पहले स्त्री गुप्तचर यानी सुंदर विष कन्या के रूप में वो कहीं भी हो सकती थी, और वो मतलब संचार गुप्तचर थी, पूरे विश्व में कहीं भी घूमती रहती थी। अभी विष कन्या क्या थी? तो इसके बारे में ऐसा कहा गया है कौटिल्य के द्वारा कि शुरू से ही जब राजा के जो है राज्य व्यवस्था के अंदर जब सैनिक तैयार किए जाते हैं, तो उन्हीं में से कुछ कन्याओं को बचपन से ही तैयार किया जाता है और उन्हें विष कन्या बनाया जाता है। यानी उनको धीरे धीरे शरीर के अंदर विष डाल दिया जाता है बचपन से ही, और उनका शरीर पूरा विषधारी हो जाता है, अर्थात पूरे शरीर में क्या हो जाता है, उनके विष हो जाता है। और फिर वो विष होने के बाद जब वो पूरा विष उनके शरीर में फैल गया, उसके बाद में चूंकि उनका शरीर तो हैबिचुअल हो चुका, लेकिन उनके शरीर के संपर्क में अगर कोई आया और उसका ब्लड या कोई भी तत्व या कोई पदार्थ उनके शरीर का अगर दूसरे के शरीर के लगा, तो उसके शरीर में क्या हो जाएगा, जो है वो जहर फैल जाएगा, विष फैल जाएगा। इस प्रकार की विष कन्याओं की बात
कौटिल्य कहता है। और वो कहता है कि राजा को 20 कन्याओं का निर्माण करना चाहिए। तो पहला गुप्तचर तो कौन सी? स्त्री गुप्तचर, जो 20 कन्या के रूप में होगी। दूसरी तीक्ष्ण गुप्तचर। तीक्ष्ण गुप्तचर ये होती है लालच वाली। लालची गुप्तचर जो है ना, तीक्ष्ण गुप्तचर है लालची गुप्तचर, और लालची गुप्तचर जो हैं वो तीक्ष्ण गुप्तचर होते हैं। तीसरे रसद गुप्तचर। रसद में क्रूर व्यक्ति होते हैं। रसद वाले कौन से होते हैं? क्रूर। क्रूर होते हैं। क्रूर का मतलब, नाम तो रसद है उनका, लेकिन क्रूर का मतलब हो गया कि वो मतलब एक जब भी कोई एक्शन करेंगे तो क्रूरतापूर्वक, ये कह सकते हैं समाज के वो जैसे डॉन, बदमाश है ना, डाकू, इस प्रकार की जो गतिविधियों में शामिल थे, ऐसे रूप धारण करते थे वो। बाकी थे वो राज्य की गुप्तचर के रूप में, जैसे कोई डाकू है या कोई चोर है या फिर कोई जो है बदमाश प्रकृति का व्यक्ति है, तो वो जो क्रूर व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो राज्य का गुप्तचर तो है, लेकिन समाज को कैसे दिखता है? वो जो है क्रूर व्यक्ति की तरह दिखाई देता है। तो इस प्रकार का क्रूर रूप धारण करने वाला गुप्तचर कौन सा था? रसद गुप्तचर। ठीक है, तो कौन कौन से वे? स्त्री गुप्तचर यानी 20 कन्या, तीक्ष्ण गुप्तचर यानी लालची दिखने वाला व्यक्ति जो गुप्तचर था, रसद गुप्तचर यानी क्रूर व्यक्ति जो गुप्तचर था। ठीक है, परिव्राजक पूर्ण विधवा स्त्री जो घर घर जाकर के खाना बनाने का कार्य करती है। मतलब इस प्रकार का रूप धारण करती थी वो गुप्तचर। जो परिव्राजिका होती थी वो, कि भाई उसका पति तो है जो है वो खत्म हो चुका, वो विधवा है, और लोगों के जो है वो मकान के अंदर जा करके और जो है वो भोजन बना करके जीवन यापन करते, इस प्रकार का रूप धारण करती थी। लेकिन वो सिर्फ रूप धारण होता था, होती वो क्या थी? गुप्तचर। तो इस प्रकार की गुप्त व्यवस्था जो संचार के रूप में दिखाई, संचार के रूप में थी, ये अलग अलग प्रकार से होती थी। ये तो चार तो जो कि मतलब ऐसे वर्णित मिल गए अलग अलग जगह। बाकी खुद कौटिल्य कहता है कि संचार जो थे, ये कह सकते हैं भ्रमणशील गुप्तचर, उनकी कोई संख्या फिक्स नहीं। भ्रमणशील किसी भी रूप में रह सकता है, फिक्स नहीं हो सकती, इनकी संख्या फिक्स नहीं है। लेकिन जो 5 प्रकार के गुप्तचर आपको बताए वो जो स्थायी थे वो 5 प्रकार के हैं, वो आपको ध्यान में रख लेने हैं। ये 4 प्रकार के इसमें लिखे हैं, यानी जिनका वर्णन मिल गया। बाकी वो कहता है खुद कौटिल्य कि कई प्रकार के इनसे बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कौटिल्य जो है वो भ्रष्टाचार निवारण में गुप्तचर व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानता है। कौटिल्य क्या कहता है? भ्रष्टाचार निवारण के अंदर कौन महत्वपूर्ण है? गुप्तचर व्यवस्था, क्योंकि वही बताएगा कि किसने कितना लूटा। बाकी तो वो कहता है खुद कौटिल्य कि जो है एक मछली जिस प्रकार समुद्र में रहती है और उसका ये मालूम नहीं कर सकते कि उसने कितना जो है वो पानी पी लिया। समुद्र में रहने वाली मछली कितना पानी पी जाए कह सकते हैं क्या आप? कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार एक प्रशासनिक अधिकारी कितना भ्रष्टाचार कर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई पता नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि इसके लिए फिर क्या चाहिए? आपको गुप्तचर चाहिए जो अंदर ही अंदर काम करे। बाकी ओपनली आप जांच करके कुछ ज़्यादा विशेष पता नहीं लगा सकते, क्योंकि सारा उसके हाथ में होता है। वो कब कितना खाएगा, कितना दबा देगा, कितना एडजस्ट कर देगा, वो कोई नहीं कह सकता। इसलिए क्या होनी चाहिए? गुप्तचर व्यवस्था किसके लिए? भ्रष्टाचार के निवारण के लिए होनी चाहिए। इस संदर्भ में कौटिल्य का एक कथन भी है। क्या कहता है वो? कि लूट कितने प्रकार की होती है? सरकारी लूट, वो कहता है कि लूट जो है वो 40 प्रकार की लूट होती है, मतलब 40 प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा सकता है। तो उसने खुद ने माना कई प्रकार का भ्रष्टाचार है। वो तो एक बता रहा हूँ ना, एक वाक्य देता उसने कहा था कि जिस प्रकार समुद्र में मछली पानी कितना पी जाएगी ये नहीं बता सकते, वैसे एक अधिकारी कितना भ्रष्टाचार कर जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए वो कहता है कि गुप्तचर व्यवस्था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ी काम की होती है, और दोनों प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए। कौन कौन सी? स्थिर यानी जो परमानेंट है, जो अपने 5 प्रकार की जानी, और भ्रमणशील जिनके कोई प्रकार फिक्स नहीं है, वो इस प्रकार से गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ ऊपर 4 प्रकार लिखे हैं, पर जो है वो मैंने 4 प्रकार लिखे हैं, और 4 प्रकार वहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 प्रकार बताए भी गए जो आपके सामने हैं। लेकिन उसी ने एक बात कह दी थी कि ये कितने ही प्रकार के हो सकते हैं, ये 4 तो मुख्य प्रकार हैं जो उसने बताए। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप 4 प्रकार बता सकते हो। अगर आपको पूछ ही ले जाए डायरेक्टली कि कितने प्रकार होते हैं, किसके? संचार या गुप्त भ्रमणशील के। अगर ऑप्शन में कहा कि निश्चित नहीं है तो निश्चित नहीं, ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर मान लो दे दिया 2, 3, 4 ऐसे, तो फिर तो 4 प्रकार के आपको बताने, क्योंकि वहाँ अर्थशास्त्र में इन 4 का ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कौटिल्य के न्याय, कानून और व्यवस्था संबंधी। कानून और व्यवस्था मतलब कानून व्यवस्था। ठीक है, कानून और व्यवस्था का मतलब समझ गए ना? कानून व्यवस्था और न्याय के संबंध में उसके क्या विचार थे। तो वो कहता है कौटिल्य जो है वो कहता है कि न्याय व्यवस्था पर
विशेष बल देना चाहिए किसको? राज्य को। सबसे पहली बात वो कहता है कि राज्य जो है उसे न्याय व्यवस्था पर विशेष बल देना चाहिए। वो खुद देता था इस बात पर बल कि न्याय व्यवस्था अच्छी होनी ही चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मतलब जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय नहीं दे सकता वो तो नष्ट होगा ही होगा, क्योंकि प्रजा विद्रोह कर देगी, तो इसलिए वो तो नष्ट हो जाएगा। जो कि क्या नहीं दे पा रहा है? न्याय नहीं दे पा रहा। जो राज्य न्याय नहीं दे पा रहा वो तो निश्चित रूप से नष्ट होगा। कौटिल्य 2 प्रकार की न्यायालयों की चर्चा करता है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार के न्यायालय। पहला धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा कंटक शोधक न्यायालय। 2 प्रकार के न्यायालयों की बात वो करता है। कौन कौन से? धर्मस्थीय और कंटक शोधक। धर्मस्थीय की जब बात करते हैं तो वो दीवानी न्यायालय होते हैं। धर्मस्थीय न्यायालय का मतलब दीवानी न्यायालय, और कंटक शोधक न्यायालय का मतलब फौजदारी न्यायालय। ठीक है, 2 प्रकार के न्यायालय हो गए। धर्मस्थीय मतलब दीवानी, यानी कि जो कि आम जनता की, आम पब्लिक की जो आम समस्याएं हैं, साधारण रूप से जो पैसे के संबंधित, वो धर्मस्थीय न्यायालय। नाम तो उनका धर्मस्थीय था, लेकिन दीवानी का मतलब होता है पैसे से जुड़े हुए मामले जिनमें हिंसा का कोई लेना देना नहीं होता, वो दीवानी मामले कहलाते हैं। तो वो धर्मस्थीय न्यायालय थे। और जो कंटक शोधक, अब कंटक शोधक का मतलब क्या है? कि कांटा फंस गया, उसको निकालना है। मतलब कि किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, किसी ने जेड़ी की मार दी सर के ऊपर, जमीन का मामला था, और वो क्या हो गया? वो कंटक शोधक हो गया, यानी फौजदारी मामला हो गया। तो फौजदारी मामले और दीवानी मामले, इस प्रकार से वो नाम आजकल दीवानी फौजदारी हो गए, और उस समय धर्मस्थीय और कंटक शोधक न्यायालय के रूप में चला करते थे। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगातार पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधक न्यायालय, 2 प्रकार के न्यायालय बताए थे उसने। और उसने कहा था कि अगर जिस राज्य में न्याय व्यवस्था नहीं है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण चीज। अब इस न्याय व्यवस्था के अंदर जो महत्वपूर्ण विचार जो हैं वो कैसे हैं, इनमें आगे जो बचे हुए विचार कैसे हैं वो देख लेते हैं। वो कहता है कि न्यायिक प्रक्रिया में वादी प्रतिवादी जानते हो, यानी जो आपस में 2 व्यक्ति जो लड़ रहे हैं ना, वो जिसने केस किया वादी और सामने से लड़ रहा है वो प्रतिवादी। तो वादी प्रतिवादी को सुनने, प्रमाण, निष्पक्षता आदि पर बल देता है। मतलब चाहे वो वादी और चाहे प्रतिवादी हो, दोनों की न्यायालय को सुननी चाहिए, उनके प्रमाण देखने चाहिए और निष्पक्ष रूप से डिसीजन करना चाहिए। उनकी बात को सुनना, फिर उनका प्रमाण देखना और फिर निष्पक्ष रूप से डिसीजन करना, ये 3 काम होने चाहिए। कौटिल्य कानून के 4 स्रोत बताता है। कितने बताता है? 4। अब 4 स्रोत मतलब जहां से आप, अभी आज की तारीख में संविधान लिख दिया आपने, ठीक है, लेकिन उस समय थोड़ी संविधान था, तो फिर कहां से देख करके न्यायाधीश न्याय कर रहे? तो उसके लिए 4 चीजें थी, ठीक है ना। इन 4 चीजों को देख करके न्यायालय क्या करेगा? डिसीजन करेगा। कौन कौन से? पहले तो धर्मशास्त्र किताबों को देख करके, धार्मिक किताबें हैं धर्मशास्त्र के संबंध में, उनमें जो लिखा गया है, चूंकि वो तो सबके लिए लिखा गया है तो उसको मानना है। दूसरा व्यवहार में कौन सी चीज़ बेस्ट है, क्योंकि एक न्यायालय को ये देखना पड़ता है। जैसे अपन भारत में जो है, जो न्याय व्यवस्था स्थापित प्रक्रिया है और अमेरिका में उचित प्रक्रिया है, तो वही स्थापित और उचित प्रक्रिया, ये 2 मान लो आप। स्थापित प्रक्रिया मतलब धर्मशास्त्र में जो कानून लिखा है वो, जैसे भारत में संविधान में क्या लिखा है वो, और व्यवहार के अंदर यानी जो उचित और अनुचित है वो, जैसे अमेरिका के अंदर, ठीक है, उचित और अनुचित से डिसीजन होता है। तो वो क्या है? वो 2 प्रकार की प्रोसेस हो गई। कौन कौन सी? कानून की स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया। तो धर्मशास्त्र और व्यवहार, ये 2 तो ये हो गई। फिर प्रथाएं। अब प्रथा परंपरा जो चली आ रही है शुरू से, वो जैसे ब्रिटेन वाली, तो वो पहले मैं कह रहा हूँ ना, कौटिल्य का विचार फिर सभी देशों ने अलग अलग बांटा, लेकिन उस व्यक्ति ने सबको एक कर दिया। सारे जो अलग देशों में चलते हैं ना जितना भी, वो सारा उसने अकेले में अपनी किताब में दे दिया। अब देखो प्रथाओं से क्या चलता है? ब्रिटेन का कानून या ब्रिटेन का संविधान या ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था, वो प्रथाओं से चलती है। तो धर्मशास्त्र, फिर व्यवहार यानी कानून की स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, फिर उसके बाद प्रथाएं यानी ब्रिटेन वाली प्रक्रिया, और फिर न्यायिक निर्णय, जो अब नई चीज पैदा हुई है। न्यायिक निर्णय अलग चीज है, जो नई चीज पैदा हुई है न्याय व्यवस्था में, न्यायिक निर्णय, वो भी उस समय उसने स्वीकार कर लिए थे। तो 4 चीजें उसने स्वीकार की थी। आज तक के हिसाब से देखेंगे तो 4 चीजें उसमें शामिल हैं। कौन कौन सी? धर्मशास्त्र यानी कानून की स्थापित प्रक्रिया यानी भारत वाले जैसे संविधान के अकॉर्डिंग। व्यवहार यानी अमेरिका वाली व्यवस्था, यानी कहने का मतलब ये कि कानून की उचित प्रक्रिया, क्या उचित क्या गलत, ठीक है। फिर उसके बाद प्रथाएं यानी ब्रिटेन में जिस आधार पर कानून व्यवस्था चलती है, तो वो भी उसने उसी व्यवस्था में शामिल किया था। और अंतिम न्यायिक निर्णय जो बिल्कुल आधुनिक मॉडर्न है, ठीक है ना, एक आधुनिक मॉडल के रूप में हम देख सकते हैं इसे। तो वो जो मॉडल है वो, तो 4 प्रकार की
जो है तरीकों से उसने कहा कि इन 4 तरीकों से, या ये कह सकते हैं कि इन 4 स्रोतों के माध्यम से न्यायपालिका डिसीजन करेगी। ये बात उसने उस समय कही थी। ठीक है, कौटिल्य 3 प्रकार के दंड बताता है। दंड कितने बताता है? 3। 4 क्या है? कानून के स्रोत। 3 क्या है? दंड। ठीक है, ये याद करने हैं। अब तुम कहते हो सर पढ़ा दो याद कर लेंगे, क्या कर लोगे? तुम्हें याद, मुझे डर लग रहा है कि याद हो जाएगा। पिछले जो साधारण से टॉपिक थे इतने फैक्ट थे नहीं, वहाँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काम थी। प्लेटो अरिस्टो में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, यहाँ रटना है। अब इसमें देखो कितने फैक्ट आ गए, हर में फैक्ट चल रहा है। अब ये सारे याद करने हैं आपको। देखते हैं कितना करते हो, किवाड़ टेस्ट में देखेंगे। ठीक है, मैं कोई ऐसे आपका विरोध में जाके नहीं करा, लेकिन बेटा समझो बात को। ठीक है ना, मैं आप ही की देख करके पढ़ रहा हूँ। नहीं, मुझे तो बढ़िया है, मैं तो सही कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं खींच करके कंप्लीट कर दो। भाई मैं तो 1-1 घंटे के हिसाब से आपके एक क्लास लूँगा, तो मुझे तो ये टाइपिंग वाले तो काम करना है। और टाइपिंग भी आजकल तुम जानते हो, सब पढ़े लिखे और समझदार, और तुम ये मोबाइल चलाते हो, बिल्कुल आसान काम है, बोलना ही पड़ता है। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जो मैटर मेरे को, बस ये है कि मेरे को लिखने में टाइम लगता है, जो मैं नोट्स की किताबों में से लेकर के फिर बनाता हूँ ना, तब मुझे टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा कम दे पाता हूँ। नहीं, मुझे कहाँ दिक्कत है, मैं तो सारा कंप्लीट करके कराकर मुझे बाद में कराना, पहले कराना मेरे तो बढ़िया है, आपसे अब पीछा छूटे, यही कह सकता हूँ मैं। तो फिर आप इस स्थिति से, तो आप वाली जो ये स्थिति चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगा कि आपसे पीछा छूटे, फिर करा कर छुट्टी। लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपसे पीछा छूटे। मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक मैं आपके साथ खड़ा रहूँ, और उस दिन तक का जो है तैयारी करके फिर भेजो आपको, जिससे सिलेक्शन आए। क्योंकि फिर जब तुम सेलेक्ट हो क्या होगा ना, तब तुम 4 आदमियों को बताओगे कि हमने सर से पढ़ा था और हमारा सिलेक्शन हुआ, और मुझे क्या चाहिए, और तुम्हारे 1000 रुपये से कितना होना है मुझे बता दो। देखना जाकर के कितने लोगों ने जुड़ रखा है, और उतने से पैसों से मेरे क्या होना है, इस पर विचार करना तुम। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात हो रही है कौटिल्य के 3 प्रकार की दंड की चर्चा की। पहली शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार। ठीक, 3 प्रकार के दंड एक नहीं हुए, कौन कौन से? शारीरिक, आर्थिक और कारागार। ठीक, दंड 3 प्रकार से देंगे, मतलब न्याय की जो करना है ना, वो तो 4 किताबों से करेंगे, 4 स्रोतों से आप डिसीजन करोगे, न्याय करोगे। लेकिन न्याय तो कर लिया, अब दंड दोगे। दंड दोगे तो कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला शारीरिक दंड मिलेगा, जैसे 10 कोड़े, 20 कोड़े, 50 कोड़े, इस प्रकार से दंड मिलता था। दूसरा आर्थिक दंड, इतने पण, ठीक है, पण बोलते थे उस समय। ठीक है, कौटिल्य के समय 500 पण, 150 पण, देखो नीचे दे भी रखे। आर्थिक दंड के 3 प्रकार थे। ठीक है ना, तो आर्थिक दंड भी कई प्रकार का होता था। फिर आता है कारागार। कारागार में उठा के डाल दो, ये तो एक साधारण सी प्रोसेस थी, जैसे आज भी है, जेल में डाल दो, इतने साल का कैद। ठीक, तो कारागार तो था ही। आर्थिक और शारीरिक दंड, ये 2 जरूर थे अलग से। शारीरिक दंड में फांसी की सजा भी उसी में शामिल थी, यानी मृत्यु दंड उसी में शामिल था। तो 3 प्रकार के थे, शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार। 3 प्रकार के दंड की व्यवस्था कौटिल्य ने बताई थी। आर्थिक दंड उसने 3 श्रेणी का बताया। पहला निम्न श्रेणी 46 से 96 पण तक, यानी 100 नहीं होंगे, 100 पण नहीं होंगे, उससे पहले ही। ठीक है, फिर मध्यम में 500 पण तक, और तीसरे में उत्तम दंड जिसे बोलेंगे, यानी सबसे टॉप वाला दंड, आर्थिक दंड 500 पण से भी अधिक जो हो जाए वो क्या हो गया? उत्तम हो गया। तो साधारण सा तो हो तो मतलब कहने का मतलब 100 पण से कम, उसके बाद 500 तक, और फिर उसके बाद 500 से ज़्यादा। 100, 500 और 500 से ज़्यादा, ऐसे 3 याद रख सकते हो। हालांकि एक्यूरेसी में देखें तो 46 से 96 लिख रखा है वहाँ पे, ये ध्यान रखना। कहाँ पे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मन से बता भी तो नहीं सकते, ठीक है, 46 से 96 बताना पड़ेगा अपने को, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार 4 तो कानून के स्रोत बताए उसने, और 3 प्रकार के दंड बताए। 3 दंड में से आर्थिक दंड फिर 3 प्रकार का, निम्न, मध्यम और उत्तम, जिसमें 46 से 96 निम्न दंड माना जाता है, फिर 500 और 500 से अबव। चले आगे। अब बात आती है कौटिल्य और मैकियावली में तुलना। जब हम कौटिल्य और मैकियावली की तुलना की बात करते हैं ना, तो बड़ी समझने की बात है, यहाँ बहुत अंडरस्टैंडिंग से आपको चलना पड़ेगा। और वो ये कि देखो, यथार्थवादी विचारक है, दोनों ही हैं, चाहे कौटिल्य और चाहे मैकियावली, दोनों यथार्थवादी हैं। इसमें कौटिल्य से निम्नलिखित समानताएं किसकी हैं? मैकियावली की। यानी कौटिल्य और मैकियावली में ये समानताएं पाई जाती है जो नीचे दे रखी है। क्या क्या समानताएं हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके अंदर दोनों राजतंत्र के समर्थक हैं। सबसे पहली बात, दोनों के दोनों किसके समर्थक हैं? राजतंत्र के। राजतंत्रात्मक व्यवस्था को वो स्वीकार करते हैं। कौटिल्य कहता है कि राजा ही होना चाहिए, लोकतंत्र नहीं। ठीक,
इसी प्रकार से मैकियावली भी राजतंत्र का, देखो प्राचीन विचारकों में ज़्यादातर लोकतंत्र के कोई ज़्यादा बहुत बड़े समर्थक थे नहीं। अगर हम अरस्तु को देखें तो पॉलिटी का समर्थक था वो, ठीक है, लेकिन वो भी राजतंत्र को बुरा नहीं मानता था, ये बात पक्की है, ठीक है। पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ मानता था, ठीक, ये बात है, लेकिन वो ये कहता था कि राजतंत्र है तो कोई बुरी बात नहीं है। सबसे बुरा तो वो किसको मानता था? भीड़तंत्र को। कौन? अरस्तु। आगे देखते हैं। दोनों दृढ़ राष्ट्रवादी थे। अब दोनों दृढ़ राष्ट्रवादी थे मतलब ये कि दोनों अपने राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित थे, राष्ट्रवादी विचारधारा उनकी थी। दोनों राजा को संप्रभु मानते थे। दोनों क्या मानते थे? राजा को संप्रभु, कि राजा क्या होगा? संप्रभुता संपन्न होना चाहिए, अर्थात राजा किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, राजा सबसे बड़ा ताकतवर होना चाहिए, ये बात दोनों मानते हैं, ठीक। दोनों अपने राष्ट्र को महत्वपूर्ण मानते हैं और दोनों राजा को ही मानते हैं। तो राजा होगा, ताकतवर होगा यानी संप्रभु होगा, और राष्ट्र सब कुछ होगा। तो राजा बना दिया तो फिर राजा की तो आनी पड़ी एक। उसके बाद दोनों युद्ध का समर्थन भी करते हैं, यथार्थवादी हैं। युद्ध विवाद तो हमने कल भी पढ़ी थी, ठीक है। यथार्थवादी हैं, युद्ध को स्वीकार करते हैं, चाहे वो मैकियावली और चाहे वो कौटिल्य, तो युद्ध के समर्थक हैं। राज्य की एकता और विस्तार के समर्थक हैं। किसके समर्थक हैं? राज्य की एकता के, भाई राज्य एक होना चाहिए और बड़ा सार का होना चाहिए, विस्तृत राज्य होना चाहिए, जीत ले हम राज्य, बड़े देशों के ऊपर आक्रमण करके उनको अपने कंट्रोल में कर ले। तो राज्य की एकता होनी चाहिए, उनका विस्तार होना चाहिए, राज्य का युद्ध होना चाहिए, संप्रभु यानी सबसे ताकतवर राज्य होना चाहिए, किसी के अंडर में नहीं होना चाहिए राजा। दृढ़ राष्ट्रवादी यानी राष्ट्र सब कुछ है, ये बात कौन कहता है? कौटिल्य। और राजतंत्र का वो समर्थक है। ये दोनों ये चीजें इन दोनों की क्या थी? समान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण रूप से मैंने समझा दिया, एक बार और देखोगे तो याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि असमानता जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसकी? कौटिल्य और मैकियावली की असमानता। ये इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ना यही चीजें आपको बोर्ड के पे से लिखाता और ऐसे करता ना, तो ये 3 घंटे का मैटर था, ठीक है। क्लास बड़ी हो जाती बढ़िया। आप कहते हैं ना कि क्लास 1 घंटे की तो होनी चाहिए, 1 घंटे की नहीं 3 घंटे की। मैटर देखना आप, इसका बहुत ज़्यादा मैटर ही है। आप उस बात को वैसे नहीं समझ रहे, जिस तरीके से मैंने आपको देने का प्रयास किया है। क्लास छोटी हो सकती है लेकिन मैटर ज़्यादा मिलता है आपको, उस तरीके के बजाय जिस तरीके की लोग मतलब रूटीन में पढ़ाया करते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी समझो। फिर भी अगर मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 घंटे के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग वापस इस प्रकार की बातें मुझे कहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है, मैं आपसे आपत्ति कभी नहीं करूँगा, मैं हमेशा आपका समर्थक रहूँगा। क्योंकि कभी भी किसी का विरोध करना समाधान नहीं है। मैं विरोध को स्वीकार करता हूँ लेकिन मेरी बात से आपको सहमत करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को भी आप माने। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपका विरोध कर रहा हूँ या फिर मैं आपके खिलाफ जा रहा हूँ, नहीं नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं है भाई, आपका विरोध असंभव है। एक टीचर के लिए सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि उसे सहिष्णु होना चाहिए, अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक प्रश्न, यहाँ तक कि किसी प्रकार का प्रश्न, उसका जवाब देना चाहिए, प्रत्येक बात को समझना चाहिए, उनकी प्रत्येक सोच को समझना चाहिए। तो मैं आप सबकी बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी बात को आप समझने का प्रयास जरूर करें। अगर आपके समझ में आई है मेरी बात कि आपको बड़ा लाभ इसका होगा, ज़्यादा बड़ी क्लासें आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आप नहीं कवर कर पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे ना तो स्थायी याद होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आप बहुत अब कवर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। हम सब मिलकर और तेज गति से अब चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें कौटिल्य और मैकियावली के अंतर की हम जब बात कर रहे हैं, तो अंतर की स्थिति में सबसे पहली बात कि इनकी किताबें दोनों की अलग अलग तो हैं। ये अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने और मैकियावली ने द प्रिंस लिखी थी। आगे कौटिल्य के आंतरिक क्षेत्र में नैतिकता के पालन की बात करता है। कौटिल्य किसकी बात करता है? नैतिकता के पालन की बात करता है। लेकिन मैकियावली आंतरिक और बाह्य दोनों में शक्तिवादी दृष्टिकोण की बात करता है। ये अंतर है दूसरा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने का है। क्या है? ध्यान से देखना। देखो, कौटिल्य आंतरिक क्षेत्र के अंदर, आंतरिक क्षेत्र का मतलब क्या है? देश के अंदर नैतिकता के पालन की बात करता है। मतलब राजा जब भी देश के अंदर काम करे ना, तो वो नैतिकता का पालन करे। लेकिन जब मैकियावली की हम बात करते हैं तो वो कहता है कि नहीं साहब, राजा नैतिक कभी होना ही नहीं चाहिए। राजा तो बिल्कुल लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए, शेर और लोमड़ी के दोनों गुण मिक्स होने चाहिए। बात कौन कहता है? मैकियावली। और वो कहता है हर जगह अपने पास के पड़ोस का जो परिवार का सदस्य है ना, उससे भी आप कूटनीतिक रूप से आगे रहो, नहीं तो वो मार देगा आपको। वो उसको राजसत्ता चाहिए, आपका उत्तराधिकारी बन जाएगा तुरंत। पुत्र से भी, मतलब वो कहता है कि राजा को अपने पुत्र से भी जो है वो लोमड़ी की तरह व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार का जो है वो बात करता है कौन? मैकियावली। तो इस प्रकार वो आंतरिक और बाह्य
दोनों क्षेत्र में शक्तिवादी दृष्टिकोण। शक्तिवादी दृष्टिकोण मतलब कि राजा को हमेशा ताकतवर दिखना है और अपने विरोधियों को हमेशा समाप्त करते रहना है। ये बात कौन कहता है? मैकियावली। बल्कि कौटिल्य कहता है कि नहीं, आंतरिक क्षेत्र में बहुत सदाचारी होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, बहुत अच्छा राजा को होना चाहिए। बस ये है कि जब दूसरा आक्रमण करे देश दूसरा व्यक्ति, तो बाह्य रूप से ताकत दिखानी है अपने को। ये बात कौन कहता है? कौटिल्य। तो कौटिल्य और मैकियावली में बड़ा अंतर है। एनी टाइम राजा खतरनाक हो या राजा जो है वो मैकियावली के अकॉर्डिंग राजा जो है वो हमेशा नैतिकता के विरोधी और लोमड़ी की तरह चालाक हो, ये बात मैकियावली कहता है। और जो है कौटिल्य कहता है कि नहीं, एनी टाइम तो नहीं, देश के अंदर है तब तो शांति से रहो, तब तो नैतिकता का पालन करना ही है। अगला अंतर जो आता है वो आता है विदेश नीति, न्यायिक व्यवस्था, सभी पर विस्तृत चर्चा कौन करता है? कौटिल्य। वो विदेश नीति की भी चर्चा कर रहा है, तो न्यायिक व्यवस्था की भी चर्चा कर रहा है, सब चीज़ों की चर्चा करता है। मैकियावली ऐसा नहीं करता। मैकियावली को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से मतलब है, उसको राजा की ताकत के अलावा कोई मतलब नहीं, न्याय न्यूय इन बातों से ज़्यादा महत्व वो नहीं रखता। ठीक है ना। वो मैकियावली कौटिल्य की तरह नहीं है कि वो विदेश नीति की बात भी करे, न्याय व्यवस्था की भी, गुप्तचर की भी बात कर ले, वो किलों की बात भी कर दे, हर प्रकार की बात करे। मतलब कौटिल्य तो जितने भी पाश्चात्य विचारक को सबको एक साइड में खड़ा कर दो और एक साइड में कौटिल्य, सारे विचार कौटिल्य मिल जाएंगे आपको उन सब के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, हर चीज़ उसके माइंड में थी और उसी प्रकार के उसने राज्य की कल्पना की थी। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि कौटिल्य जो है वो विदेश नीति के साथ साथ न्याय व्यवस्था और भी कई व्यवस्था पढ़ाई थी उसने। लेकिन मैकियावली जो है ज़्यादा जोर किस पे देता है? पूर्ण रूप से जोर मानो वो विदेश नीति पर ही देता है, यथार्थवादी विचारधारा पर ही देता है। अगली बात आती है, कौटिल्य कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। कौटिल्य किसका समर्थक था? कल्याणकारी राज्य का समर्थक। और मैकियावली ऐसा नहीं था, वो तो कल्याण की बात ही नहीं करता। वो कहता है कल्याण हो चाहे न हो, कल्याण करता हुआ दिखना चाहिए राजा को, लेकिन कल्याण करना नहीं चाहिए। ये बात कौन कहता है? मैकियावली। आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। मैकियावली स्पष्ट कहता है बात कि राजा को हमेशा बहुत अच्छा दिखने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन होना नहीं चाहिए। वो तो लोमड़ी की तरह की बात करता है कि दिखने में सही और अंदर से खराब, राजा ऐसा ही होना चाहिए। अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना वापस, महत्वपूर्ण है अमर्त्य सेन की किताब, और उसमें बताएगी कौटिल्य और मैकियावली की तुलना। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अमर्त्य सेन कहता है कि आइडिया ऑफ जस्टिस किताब है। पहली बात तो किताब का नाम आपको याद रखना है, आइडिया ऑफ जस्टिस। वापस से देख लो इसको, क्या नाम है? आइडिया ऑफ जस्टिस। अब बात है कि इस किताब में है क्या, तो कहता है कि मैकियावली और कौटिल्य की जब मैं तुलना करता हूँ, कौन कर रहा है तुलना? अमर्त्य सेन। तो वो कहता है कि मुझे जो है वो कौटिल्य जो है वो अधिक कल्याणकारी दिखाई देता है। कौटिल्य ज़्यादा कल्याणकारी है बजाय किसके? मैकियावली के, और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ये बात कौन कर रहा है? अमर्त्य सेन कर रहा है कि कौटिल्य और मैकियावली में जब हम जो है तुलना करते हैं, देखते हैं, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है वो कौन आता है? कौटिल्य। वो ज़्यादा कल्याणकारी बातें करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो कौटिल्य का चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैकियावली का अंतर भी अपन ने देख लिया, जितना था कंप्लीट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कहीं भी किसी भी किताब में अगर आप पढ़ते हो और कोई आपको दिक्कत दिखाई देती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं गर्म रहा और मतलब अच्छा बिहेव नहीं रहा, मुझे ऐसा लगा, लेकिन मजबूरी में था। क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप मेरे को भी तो समझिए भाई, एक व्यक्ति वो अपने टाइप मैटर को टाइप ढूंढेगा, कई किताबों में से लेगा। अगर ऐसे कोई किताब एक उठा करके पढ़ानी हो ना मेरे को, तो वो तो मैं पढ़ा दूँ कभी भी। आपको जा करके देखना, यूट्यूब पे मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, वहाँ पर तो विद्यार्थी हैं, क्या उन स्टूडेंट्स का भविष्य नहीं है? वहाँ पर आप खुद फर्स्ट पेपर पढ़ोगे, उनको मैं टाइम नहीं दे पा रहा। परिस्थितियाँ हर व्यक्ति की बराबर नहीं होती है। आप फ्री हो तो ये आपके लिए इस समय की बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं। इतने समय पहले मैंने कोर्स स्टार्ट किया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि समय पर आपको कोर्स कंप्लीट करा दूं, और जिस दिन आपका फिर जो एग्जाम या कुछ भी आए तो उस समय तक आपका कंप्लीट कोर्स आपके पास मिले। क्लासें बैक टू बैक होनी चाहिए, ये एक वाजिब बात किसी ने कही थी, तो वो बात वाजिब है कि डेली तो आनी चाहिए कम से कम। तो उसमें भी क्या होता है, जैसे सामाजिक प्राणी हूँ मैं कल जो है, मैं आपको बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अब बताना ही पड़ेगा। कल ससुराल चला गया, बताओ नहीं जाऊँ क्या? नहीं जाऊँगा तो फिर सामाजिक समस्याएँ नहीं होती क्या करूं बताओ? आप तो कह दो कि नहीं सर नहीं जाना चाहिए, कह दो, यही हो। आपकी बातें सारी वाजिब हैं। आप कहोगे सर हमें क्या मतलब आपके ससुराल से, आप गए नहीं गए मुझे क्या मतलब, हमें क्या मतलब? लेकिन व्यक्ति है तो सामाजिक प्राणी के रूप में जीना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में कुछ काम हो सकते हैं।
और देखिए इस प्रकार की मैं कोई गारंटी आपको पहले दिन से दे करके इस जो ऐप से जुड़ने के लिए नहीं करा था, ठीक है ना। पहले दिन से ही मैंने इस प्रकार की कोई गारंटी आपको नहीं दी कि मैं कल ही आपको कोर्स करा दूँ। मैंने स्पष्ट कहा था 6 से 8 महीने लगेंगे, स्पष्ट कहा था 4 से लेकर के 8 महीने तो पक्का मान लो। ये आज भी कर रहा हूँ। और अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर देना, आपका पेमेंट ले जाना, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो किसी को। ऐसा बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार की बातें होती नहीं है, आप समझो बात को, ठीक है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं प्रॉब्लम में होता हूँ तो क्लास नहीं आती, क्लास आती है आपकी और रेगुलर ही आएगी, बैक टू बैक आएगी। कितनी आएगी, कितने टाइम की आएगी, वो मेरे मैटर बनने पे निर्भर करता है। मैंने आज कितना मैटर बनाया उतना मैं टाइप करूंगा और उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आ गई होगी बात। अब तो अब कंटिन्यूटी समझ में आ चुकी है कि जितना मैं बना पाता हूँ मैटर उसको मैं टाइप करता हूँ और उसको पढ़ाता हूँ। अब मेरे को भीड़ पढ़ानी हो तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मैं किसी को लगा दूँ और वो आऊँ तब तक टाइप करके रख ले और मैं आते आपको बोल दूँ या समझा दूँ, यही है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। आशा है कि आप कोऑपरेट करेंगे और हम सब मिलकर के सिस्टमेटिक जैसे अब तक पढ़ते आए हैं आगे पढ़ेंगे। कोर्स की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी, मैं हूं तो विश्वास रखें। अंत में आपका अंत होने से पहले पहले आपका पूरा कोर्स मजबूत होगा नहीं, मजबूत होगा, इस बात का विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।